Hey guys, welcome to Mission for Learning. I am Nisha Mehta and today we are going to start class 10th maths chapter number 1 real numbers. So this is an introduction video. So without wasting any time, let's get start the video. सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कुछ जो हमने प्रीवियस क्लासेस में टर्म्स पढ़ी थी, जो कि है रियल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली हमारी काउंटिंग्स ही होती हैं। होल नंबर्स में बस और बस जीरो आता है और सारे के सारे काउंट्स नंबर्स आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है 2/3, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इट मीन्स ये जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 13/11, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इट मीन्स ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड वन वी हैव मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि लिया है मैंने 6/2/9, जिसको हम आगे जाकर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट हो। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स की। तो बात करते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की। क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और कोप्राइम्स होते हैं, और क्यू जो होता है वो नॉन जीरो होता है, मतलब क्यू की जगह हम जीरो नहीं लिख सकते, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। उसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स पे। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और कोप्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली मतलब सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11 या फिर 13 और सो ऑन। जिसमें अगर बात करें 2 के फैक्टर्स की, तो 2 का फैक्टर सिर्फ 1 और 2 ही है, मतलब 1 और 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 को परफेक्टली डिवाइड कर देगी। ऐसे ही 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का आगे जाके सेम टू सेम उनके दो ही फैक्टर्स होंगे बस। बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 नहीं 2 से ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम 4, 6, 8, 10, 12। इसमें अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 है, 2 है और 4 खुद है। इसमें 3 फैक्टर्स हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नंबर कह रहे हैं। अगर 2 ही फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर कह रहा है। ऐसे ही 6 का, 8 का, 10 का, 12 का एंड देन सो ऑन। बात करते हैं कोप्राइम नंबर्स की। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 ले लेते हैं। अगर हम 2 और 3 का फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास 2 के फैक्टर्स आएंगे 1, 2, मतलब 1 और 2 वो नंबर है जो 2 को अच्छे से डिवाइड कर देंगे। बात करें 3 की, तो 3 के फैक्टर्स आएंगे 1 और 3, जिसमें वो नंबर्स 3 को परफेक्टली डिवाइड कर देंगे, और जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1। आगे एग्जाम्पल की 5 और 6, 7 और 8 एंड देन सो ऑन। तो ऐसे ही चलता है। अब बात करते हैं हम अपने कंपोजिट नंबर की, क्योंकि कंपोजिट नंबर इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे हमारे पास एक थ्योरम भी है इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी थ्योरम की, जो भी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमारी थ्योरम 1.1 है, जो कि मैंने एनसीईआरटी में गिवन है। बेसिकली ये जो थ्योरम है ये क्या बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। बेसिकली इसमें ये बोला हुआ है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, तो उसकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है, मतलब उस नंबर को फैक्टराइज करके जो भी नंबर आया है वो किसी और कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स नहीं हो सकते। वो जो फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, मतलब जो उनका सीक्वेंस है उन प्राइम नंबर्स का जो निकले हैं उस कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स के, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करते हैं तो सिर्फ उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन रहती है, जो कि यूनिक होती है। मतलब वो फैक्टराइजेशन, वो जो फैक्टर्स आएंगे वो किसी और कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें अगर हम एग्जाम्पल लें 120 का, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो देखते 2 6 0 12 60, 2 3 6 0, 2 15 3 5 एंड 5 1। तो बेसिकली हमारे 120 के फैक्टर्स क्या निकले हैं? 2 × 2 × 2
इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। जिसमें अगर इनका ऑर्डर हम चेंज भी कर दें, लेट्स सपोज अगर मैं कर दूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, या फिर मैं कर दूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो अगर ऑर्डर कुछ भी रहेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यही नंबर आएगा, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इनके जो प्राइम नंबर्स आए, इस नंबर के जो प्राइम नंबर्स आए हैं वो यूनिक होंगे, मतलब वो किसी और कंपोजिट नंबर पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे एलसीएम और एचसीएफ की। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब लोएस्ट मतलब पता है छोटा और हाईएस्ट मतलब पता है बड़ा। बात करते हैं मल्टीपल और फैक्टर की। मल्टीपल वो होता है जो कि कई बार आता है, और फैक्टर वो होता है मतलब कोई नंबर कितने टेबल से डिवाइड हो रहा। फैक्टर क्या होते हैं कि कोई नंबर कितने टेबल से डिवाइड हो रहा है। इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 64 एंड 112, ठीक है। अगर हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2, ठीक है। ये थी 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन। बात करते हैं 112 की। 2 5 × 10, 2 6 × 12, 2 2 × 4, 2 8 × 6, 2 1 × 2, 2 4 × 8, 2 7 × 14, 7 1 × 7, ठीक है। ये निकली है हमारी 112 की, और ये है 64। अब इन दोनों को देख लेते हैं। 64 के क्या निकला है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 112 का क्या निकला है? 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब एचसीएफ और एलसीएम को निकालने की एक छोटी सी तरीका बताते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम में बड़ी पावर लो, और एचसीएफ में छोटी पावर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको। तो एलसीएम और एचसीएफ बताना है, और 64 का हमारा क्या आएगा? 112 का आएगा। 64 का 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और इसका 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। तो ये दोनों है इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में बेसिकली हमें मतलब जितने भी इन दोनों, ये जो दोनों हमें दिए हुए हैं कंपोजिट नंबर, इन दोनों में जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे लिख लेते हैं पहले। जैसे इसमें 2 और 7 दिख रहा है, इसमें तो सारे 2 ही है, इसमें 2 और 7 है, तो मैंने 2 और 7 लिख, ठीक है। अब पावर्स की बात करते हैं। इसमें कितनी है? 2 की पावर 6, और इसमें है 2 की पावर 4 × 7। तो मैंने क्या बोला था कि एलसीएम में क्या लेनी है? बड़ी पावर, और एचसीएफ में क्या लेनी है? छोटी पावर। तो एलसीएम में हम क्या लेंगे? 2 की पावर 6, तो 64 × 7, दैट इज 448, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में बेसिकली हमें ये देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 कॉमन है, जो 2 ले लिया, और सबसे छोटी पावर लेंगे हम, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 60। तो इसका जो एचसीएफ है वो हमारा क्या निकला है? 60। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन फॉर्मूला फॉर एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वेरिफिकेशन फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ईजी है। क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ 2 नंबर्स। मतलब वो जो 2 नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट करके, उनके प्राइम्स का प्रोडक्ट करके, ठीक है। सिंपल वे में लिखें तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आप याद करो। अब बढ़ते हैं आगे। सो मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो क्या बोला? कंसीडर
द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक करो इज देयर एनी वैल्यू फॉर n जो कि 4n को एंड कर दे 0 डिजिट में। उन्होंने बोला है कि 4n एक नंबर है जिसमें जो n है वो एक नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ऐसी कोई वैल्यू है जो 4n को 0 मतलब लास्ट में 0 आए उस पर एंड कर दे। तो ऐसा कोई नंबर है हमारे पास। अगर हमें लास्ट में 0 चाहिए, अगर हमें लास्ट में 0 चाहिए तो उस नंबर की जो प्राइम फैक्टराइज होनी चाहिए उसमें हमारा 2 और 5 आना चाहिए। बेशक एक ही वाला है लेकिन आना चाहिए, क्योंकि 2 × 5 कितना होता है 10 होता है, 0 आता है। तो अगर हमें 0 चाहिए तो उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम तो आना चाहिए। तो अब इसका देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 की पावर 1 लेते हैं तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 लें तो 16 आएगा, अगर 4 की पावर 3 लें तो 4 × 16 दैट इज 64, 4 की पावर 4 लें दैट इज 16 × 16 दैट इज 256। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 9 6 1 तो हमारा 256 आ रहा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये एंड हो रहा है 4 पे, ये 6 पे, ये 4 पे 6 पे, मतलब हमारे जो यूनिट डिजिट है वहाँ पे 4 और 6 ही आ रहा है। मतलब चलो ठीक है 4 और 6 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 × 2 आएगा, है ना। यहाँ पे तो 5 आ ही रहा, तो अगर 5 नहीं आ रहा तो हमारा ये नंबर जो है वो एंड नहीं हो सकता 0, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट वे में हम लेते हैं। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4n कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर की कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हम 4n को एंड कर रहे हैं डिजिट 0, क्योंकि जो 4n है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 × 2n बनती है, तो इसमें 5 तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो 2 × 5 ये तो आना ही चाहिए मस्ट, लेकिन आने वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करा। बात करते हैं अगला पॉइंट की, जिसमें हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट 5 इज मिसिंग इन इट्स फैक्टराइजेशन। और थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इफ अ नंबर ends with digit 0 means both 2 and 5। मतलब अगर किसी नंबर को यहाँ लिखना चाहिए था if एनी नंबर, अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसको जरूरत होगी both 2 और 5 की इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन एट लीस्ट वंस, मतलब एक बार तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आना ही चाहिए इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसको 2 और 5 दोनों चाहिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। जो मैंने पहले समझाया था 4n को 1 लेकर 2 लेकर 3 लेकर, बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं लिखोगे, लेकिन देख लेना पॉइंट्स आपको इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही मस्त पॉइंट है। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड हमारे एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है 6 और 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन लेके हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है 6 और 20। देखते हैं सबसे पहले 6 का करते हैं 2 3 6 3 1 3, अब करते हैं 8 का, सॉरी 20 का, अब करते हैं 20 का, 2 10 का, 2 5 का एंड 5 5। अब इनका लिख लेते हैं 6 का आया है 2, 6 का है 2 × 3 और 20 का क्या है 2 × 4 × 5, ठीक है। अब देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम क्या करेंगे, हमने क्या लिखना है जितने भी इसमें नंबर आए हुए हैं इन दोनों के फैक्टर, इन दोनों नंबर के जो फैक्टर्स में जितने भी नंबर आए हुए हैं वो सारे हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है 3 है और 5, ठीक है। सारे नंबर मान लीजिए। और एलसीएम में क्या होती है बड़ी पावर, ठीक है, और एचसीएफ में छोटी पावर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 5 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, तो एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 की 0 आएगी, और यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 मिलेगा 0। तो हमें बड़ी पावर लेनी है तो हम लेंगे 3 1 एंड 5 की पावर 8 और 4 × 3 × 5 दैट इज 60। ये हमारे जिसका एलसीएम है वो 60 है। और बात करते हैं एचसीएफ की, तो कॉमन देखते हैं, कॉमन 2 है तो 2 इसका क्या है एचसीएफ है। इसमें अगर देखें तो छोटी पावर हमारी 2 की पावर 1 है, तो हम ये वाली यहाँ पे डालेंगे तो हमारा ये एचसीएफ यहाँ से निकल जाएगा हेंस 2, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हमारे एनसीईआरटी की थ्योरम 1.2 की, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये हमारी आगे चलकर इरेशनैलिटी प्रूव करने में ये थ्योरम यूज होगी, तो इसको अच्छे से समझो। उन्होंने बोला है अगर हम पी को एक प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है, पी को कोई प्राइम नंबर लेते हैं हम, तो जो पी है जिसको हमने प्राइम नंबर लिया वो डिवाइड करेगा a²। तो अगर पी a² को डिवाइड करता है देन तो जो पी है वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर पी a² को डिवाइड करता है, अगर जो पी है वो a² का फैक्टर है तो पी a का भी फैक्टर है,
वहाँ पे जो ए है वो हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम क्या समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक मिनट का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 थे वो मैंने लिखा है, जो फैक्टराइजेशन के बेसिस पे थे। आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है, खुद से सॉल्व करके। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, जिसमें हमें प्रूफ करना है रूट 3 को इरेशनल, ठीक है। इसमें हमारी जो थ्योरम 1.2 है वो यूज होगी, मतलब उसको हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को आए तो हमें क्या ले लेना है, जो नंबर अगर हमें दिया, जैसे कि वहाँ पे पॉसिबल है कि हमें रूट 2 मिल सकता है, रूट 5 मिल सकता है, रूट 7 मिल सकता है एंड सो ऑन मिल सकता है, लेकिन इन चारों की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो हाँ, अगर इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें हमेशा जो भी, जैसे कि यहाँ पे रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हमें इसका अपोजिट लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, लेट अस assume that root 3 be rational। तो सबसे पहले तो हमें रूट 3 को रूट 3 इरेशनल में है तो रूट 3 को हमने रैशनल मान लेना, ठीक है, अपोजिट देना। उसके बाद अगर रूट 3 को हमने रैशनल लिया है तो ऑब्वियस है कि हम रूट 3 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, वेयर जहाँ पे p और q आर कोप्राइम्स क्या होते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। p और q कोप्राइम्स है एंड q जो है वो क्या है, नॉन जीरो, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक, रूट 3 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास, रूट 3 का स्क्वायर 3 और p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। उसके बाद क्या है, 3 स्क्वायर यहाँ पे हम आ गए, ठीक है, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब हमारी वही वाली इक्वेशन बन गई है, हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब कि p स्क्वायर का फैक्टर है 3q स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम हमारी थ्योरम 1.2 लिखेंगे। तो यहाँ पे थ्योरम 1.2 लिखने के बाद हम आगे देखते हैं, हमें पूरी एज इट इज जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी थ्योरम 1.2 की वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे साइड में, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p और इसको मान लेना है सेकंड। जो फर्स्ट की वो हमारी थी 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, सेकंड हमें इसको मान लेना है कि जो 3 है वो p का फैक्टर है, ठीक है। अब हमने कर लेते हैं p इज इक्वल टू 3c। फिर इसके बाद हम 3q स्क्वायर इज इक्वल, उसको इक्वल करेंगे 3c स्क्वायर के, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर, तो q स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो q स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें हम सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम 1.2 ऐसे ही सेम टू सेम दोबारा से लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, जैसे हमने थ्योरम 2 में लिखा था कि 3 फैक्टर है p का, ऐसे लिखेंगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, ठीक है, और इसको मान लेंगे 4, ठीक है। ये लिखने के बाद हम स्टेटमेंट, इसके बाद हम स्टेटमेंट 2 और 4 को लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q एंड p एंड q आर कोप्राइम्स, ठीक है। उसके बाद हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है, जैसे हमने स्टेटमेंट 2 में लिखा था कि 3 कॉमन फैक्टर है p का, और स्टेटमेंट 4 में लिख देंगे 3 कॉमन फैक्टर है q का। तो ऐसे ही मैंने इसको एक इक्वेशन इक्वेट कर दिया है। तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, जहाँ पे p और q हमने अज्यूम किया था, उसको रैशनल माना था रूट 3 को। तो रूट 3 को रैशनल मानने के बाद रूट 3 को रैशनल मानने के बाद हमने रूट 3 को p/q की फॉर्म में लिखा था, p/q की फॉर्म में लिखा था, तो वो कोप्राइम्स हो गए थे, जहाँ पे q जो था वो नॉन जीरो, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हियर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन, therefore our assumption was wrong, और लास्ट में लिखेंगे कि रूट 3 इज इरेशनल, मतलब कि हमने गलत माना है, हम जो हमने माना था हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जो रूट 3 है वो इरेशनल ही है, तो हमने इसको हेंस प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्या आपका होमवर्क है। सबसे पहले तो आप मुझे एलसीएम और एक्सेल निकाल के बताओगे 126 और 256 का, ठीक है। इसका एलसीएम और एक्सेल निकाल के बताओगे। उसके बाद एक क्वेश्चन याद करोगे 6 क्वेश्चन, मतलब नंबर बताना है, फाइंड नंबर फॉर विच 6 कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन करोगे रूट 3 और रूट 5 तो इरेशनल, ठीक है। तो इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको भी सेम टू सेम करना है, जबकि ये रूट 3 रूट 2 या रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने से ज़्यादा सिंपल है, मतलब बेसिकली जितना हम एक पेज का उसको सॉल्व करते हैं ये आधे पेज में खत्म हो जाए। देखते हैं, तो फर्स्ट हम वही करेंगे, लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट 3 बी रैशनल, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 रैशनल प्रूव करा है तो वो p/q की फॉर्म में होगा, जहाँ पे p और q आर
इसमें लिखेंगे इंटीजर्स लिखेंगे। ये बात याद रखनी है। अगर हमें सिंपल बोला हो कि कोई इरेशनल नंबर दिया हो और उसका इरेशनल प्रूफ करना है तो हम उसको कोप्लाइन मानेंगे पी और क्यू को अज्यूम करने के बाद, और अगर रैशनल और इरेशनल का मिक्स दिया होगा तो हम इंटीजर मानेंगे पी और क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर है और क्यू जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, उसके बाद हम सारी जो इरेशनल वाली टर्म्स है उसको एक साइड करेंगे और रैशनल टर्म्स को एक साइड करेंगे। तो जो √3 है वो यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाके हम उसको प्लस में करेंगे और यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका हम वो करेंगे एलसीएम करेंगे तो ये जाएगा 5 माइनस 3 और ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है हमारा इरेशनल है और ये जो है ये हमारा क्या है रैशनल है। तो अगर रैशनल और इरेशनल बेसिकली सबसे पहले तो रैशनल और इरेशनल जो है रैशनल और इरेशनल जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होते, ऑब्वियस बात है। लेकिन यहाँ पर हमने उसको इक्वल माना हुआ क्योंकि हमने अज्यूम की तरह करा। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या लाइन आएगी वो देख लेते हैं। आएगी देयर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन therefore our assumption was wrong. तो 5 माइनस √3 क्या है एक इरेशनल। इसको हमने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो लास्ट एग्जांपल हमारा आता है कि हमें शो करना है कि 3√2 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो इसको भी सेम टू सेम हम करेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम 3√2 बी रैशनल। ठीक है, उसका 3√2 को हमने dy क्यूब में लिखना है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। उसके बाद सारी इरेशनल टर्म एक साइड और रैशनल टर्म एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पे √2 एज इट इज लिख देते हैं dy क्यूब। यहाँ पे जो 3 है वो मल्टीप्लाई में हो रहा है और जब उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 जाएगा। p इज इक्वल टू p तो √3 इज इक्वल टू p/3। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है और हमें साफ साफ पता चल गया कि ये जो है ये इरेशनल है तो ये जो है ये एक रैशनल है और ये जो टर्म है ये इरेशनल टर्म है। तो इससे ये सब समझ आया हमें कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम इसको लास्ट में सेम एज इट इज लिखेंगे। हम लिखेंगे हियर टर्म्स कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद लिखेंगे आवर assumption was wrong, जो हमने माना था वो गलत था। ठीक है, और उसके बाद here comes contradiction, आवर assumption was wrong, तो जो √3/2 है वो क्या है हमारी इरेशनल। ठीक है, तो हमने इसको भी इंक्लूड किया। ठीक है, अब इसी के साथ ही हमारे जो सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो सारे खत्म होते हैं। ठीक है, अब हमने पहले वाले जो टॉपिक्स पढ़े थे उनके होमवर्क क्वेश्चन लिख दिए थे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और दूँगी, बस 2 क्वेश्चन इन दोनों इरेशनलिटी के उसमें। तो आपको सबसे पहले करना है 4 + √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में होगी 7√9 को शो दैट 7√9 होगी इरेशनल। ठीक है, हमें इसको इरेशनल बताना है। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है। ठीक है, सो गाइस इसके साथ ही हमारी जो वीडियो है वो फिनिश होगी है। हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स पढ़े, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करे और कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको कमेंट में मुझे देना है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर कीप लर्निंग टॉपिक्स।